हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइज माइंड्स इंजीनियरिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर जिसे बेसिक इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं, उसकी यूनिट 5 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। इसमें हम लोग बेसिकली कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है स्विच फ्यूज एलिमेंट। तो स्विच फ्यूज एलिमेंट क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्विच फ्यूज यूनिट, मतलब इसको स्विच फ्यूज यूनिट भी बोला जाता है। इट हैज वन स्विच यूनिट एंड वन फ्यूज यूनिट, मतलब इसमें एक स्विच यूनिट भी होता है और एक फ्यूज यूनिट भी होता है। मतलब एक एज अ स्विच काम करता है, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए काम करता है। एक फ्यूज की तरह काम करता है। फ्यूज क्या काम करता है ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन वी ऑपरेट द ब्रेकर, द कॉन्टैक्ट विल क्लोज थ्रू स्विच एंड देन द सप्लाई विल पास थ्रू द फ्यूज यूनिट टू द आउटपुट। जब भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं तो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाता है और जो भी स्विच जो है स्विच के थ्रू, और फिर उसके बाद जो सप्लाई है वो फ्यूज यूनिट से पास होकर आउटपुट में चला जाता है। इट इज यूज टू ट्रिप द सर्किट पर्टिकुलरली फॉर हाई कैपेसिटी। मतलब ये एक तरीके से सर्किट को ट्रिप करने के लिए, मतलब ट्रिप का मतलब होता है कि सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए जो भी सिग्नल भेजना रहता है उसको ट्रिप करना बोलते हैं। तो एक तरीके से ये सर्किट को ट्रिप करने के लिए यूज होता है और मेनली ये हाई कैपेसिटी में सर्किट ट्रिप करने के लिए यूज होता है, मतलब हाई वोल्टेज रेटिंग हाई करंट रेटिंग के केस में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमसीबी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीबी को हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। तो एमसीबी होती क्या है? एमसीबी इज मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच कम इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेटेड ऑटोमेटिक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। मतलब ये एक तरीके से सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है, मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। ये मैकेनिकली भी ऑपरेट हो सकता है और इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑटोमेटिक तरीके से भी ऑपरेट हो सकता है। मतलब इसको हम लोग खुद से भी मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और या फिर ये ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट हो सकता है। इट इज यूज टू इंटरप्ट अ सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। मतलब ये मेनली तब यूज होता है जब हमारे सर्किट में कभी फॉल्ट आ जाए। जैसे कभी क्या हो जाता है कि ओवरलोडिंग की वजह से कोई फॉल्ट हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा करंट फ्लो, हैवी करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से हमारे जो अप्लायंसेज है वो खराब हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए जिसकी वजह से आग वगैरह लग जाती है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग मेनली एमसीबी यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीबी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग अपने फिगर से। तो ये है हमारा नॉर्मल, एक तरीके से नॉर्मल एमसीबी, मतलब जब हमारी फॉल्ट नहीं अकर हुई होती है सर्किट में, किसी भी तरीके की ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ रहता है, तो उस टाइम कैसा होता है हमारा एमसीबी। और जब ओवर करंट कंडीशन आ जाती है तब एमसीबी कैसे चेंज होके सर्किट को ओपन कर देता है, वो कंडीशन है। तो पहले हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं। तो कुछ पार्ट्स हैं, ये है हमारा ट्रिप बार, मतलब यही मेनली सिग्नल देता है कि हाँ अब हमको सर्किट ब्रेकर को ओपन कर लेना चाहिए। ये जो है ये देखिए तो ये कॉन्टैक्ट अभी क्लोज्ड है, यही देखिए यहाँ पे देखिए, तो यही जब उठ जाता है तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है और सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है। और ये हमारी बाई मेटालिक एलिमेंट है, इसका भी काम पता चलेगा। ये हमारा लोड है, मतलब ये हमारा मेन वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसके करंट को हम लोगों को सेंस करना रहता है कि वो ओवर करंट तो नहीं है, ज्यादा करंट उसमें तो नहीं आ रहा, ज्यादा वोल्टेज तो नहीं हो रहा है, मतलब ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है। ये मेन हमारा लोड है, तो इसमें इसी के करंट और वोल्टेज को हम लोगों को सेंस करना रहता है। और उसी के बगल में बायोमेटालिक एलिमेंट है, यही सेंस करने का काम करता है कि हाँ अगर ओवरलोड होता है तो उसी तरीके से वो ऑपरेट करता है। अभी आगे पढ़ेंगे। ये लैच है, ये क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है हमारा, ये ट्रिप बार है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक एक एलिमेंट का क्या काम होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल केसिंग। एक्सटर्नल केसिंग, केसिंग के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरीके से बॉक्स है, या फिर मतलब हाँ बॉक्स है जिसके अंदर हमारा पूरा कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। तो एक्सटर्नल केसिंग क्या है? होल्ड्स ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स फर्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट। मतलब ये सारे इंटरनल कंपोनेंट, जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनको होल्ड करके रखता है, और मतलब रखे रहता है एक तरफ, एक अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक तरीके से होल्ड करके रखता है और उनको डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक और सेरामिक्स।
ये जो केसिंग होती है ये मेनली इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, सेरामिक हो गया, ताकि करंट, इलेक्ट्रिकल शॉक्स वगैरह की प्रोबेबिलिटी ना हो। नेक्स्ट हो गया कॉन्टैक्ट, जो मैंने कॉन्टैक्ट दिखाया था, जो एक ओपन और क्लोज था, ये एमसीबी के अंदर होता है। वन ऑफ देम इज फिक्स्ड एंड अनदर इज मूवेबल। कॉन्टैक्ट जो होता है उसमें से एक जो पार्ट होता है, जैसे अगर इस वाले पार्ट को देखा जाए तो ये फिक्स्ड होता है, और ये वाला जो होता है वो मूवेबल होता है। तो ये देखिए, ये वाला मूव कर जाता है जब भी ओवर करंट हो जाता है, और ये वाला फिक्स्ड अपनी जगह पे ही रहता है। फिर उसके बाद नॉब। नॉब तो सबको ही पता होगा कि नॉब एक स्विच होता है, ये यूज होता है टर्न ऑन या फिर ऑफ करने के लिए। लैच क्या है? इट होल्ड्स द कॉन्टैक्ट अंडर स्प्रिंग टेंशन। मतलब ये लैच है, यहाँ पे ये लैच है, ये कॉन्टैक्ट को होल्ड करके रखता है एक तरीके से, कि ऐसा ना हो कि ओवर करंट नहीं भी हो रहा है तब भी हमारा कॉन्टैक्ट खुल जाए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट हो जाए, सर हमारा क्या बोलते घर में लाइट ही नहीं आ रही है। तो ये लैच का काम होता है कि ऐसा ना हो कि नॉर्मल कंडीशन में भी हमारा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाए। फिर उसके बाद बायमेटालिक स्ट्रिप। तो बायमेटालिक स्ट्रिप का क्या काम होता है? ऑफर्स डिलेड ओवरलोड प्रोटेक्शन बाय सेंसिंग प्रोलॉन्ग फ्लो ऑफ करंट ग्रेटर देन इट्स रेटेड करंट। मतलब वही मैंने बताया था आपको कि अगर जैसे ये लोड वाली वायर जो है, इसमें अगर ओवरलोड करंट फ्लो हो रही है, तो बायमेटालिक स्ट्रिप क्या करता है? ये चेक करता है, मतलब एक तरीके से सेंस करता है कि इसमें ओवरलोड करंट फ्लो हो रही है, और अगर जब ओवरलोड करंट फ्लो होती है तो ये ऐसे बेंड हो जाता है, और बेंड होने की वजह से ये हमारा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। तो वही है। फिर उसके बाद सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? ऑफर्स इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ये डिलेड ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब एक तरीके से पहले धीरे धीरे सेंस करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि जरा सी स्पाइक आई लोड में तो कह दिया कि हाँ ओवरलोड हो गया, पूरा सर्किट खोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले ये कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स तक चेक करता है कि हाँ सच में ओवरलोड आया कि बस एक स्पाइक आई थी। तो फिर जब पता चल जाता है उसको कि सच में ओवरलोड आया, तब वो उसको प्रोटेक्शन के लिए कॉन्टैक्ट्स को ओपन करता है। सोलेनॉइड क्या करता है? ये इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है शॉर्ट सर्किट के केस में। ये मेनली ओवरलोड प्रोटेक्शन के केस में यूज होता है, और सोलेनॉइड जो है वो शॉर्ट सर्किट के केस में यूज होता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, एमसीबी का? इन केस ऑफ ओवरलोड्स अ करंट मोर देन द रेटेड करंट इज ड्रिवन थ्रू द एमसीबी। हमको पता है कि जब ओवरलोड होगा, यानी कि करंट जो है वो मोर देन रेटेड, मतलब जितनी फ्लो होनी चाहिए उससे ज्यादा फ्लो होने लगेगी सर्किट में। एज द करंट फ्लोज थ्रू द बायोमेटालिक स्ट्रिप, जैसे ही ये करंट बायोमेटालिक स्ट्रिप से पास होती है, इट गेट्स हीटेड अप। तो जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो हीट हो जाता है, एंड डिफ्लेक्ट्स बाय बेंडिंग एंड रिलीजेस द मैकेनिकल लैच। और जैसे ही वो हीट होता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है? हीट होने के बाद बेंड होने लगता है, और जैसे ही वो बेंड होता है कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। तो बस वही लिखा है, इट गेट्स हीटेड अप एंड डिफ्लेक्ट्स बाय बेंडिंग एंड रिलीजेस द मैकेनिकल लैच। फिर नेक्स्ट क्या है? डिफ्लेक्शन टाइम ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रिप। मतलब कितनी देर में बायोमेटालिक स्ट्रिप डिफ्लेक्ट होगा, मतलब कितनी देर बाद वो बेंड होना शुरू करेगा, ये डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा करंट फ्लो हो रही है। मतलब अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही है तो वो तुरंत ही वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर यही बहुत कम करंट फ्लो हो रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको हीट होने में और फिर डिफ्लेक्ट होने में। हाइयर द करंट फास्टर विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। वही चीज जो भी मैंने बताई कि अगर ज्यादा करंट होगी तो बायोमेटालिक स्ट्रिप जल्दी डिफ्लेक्ट होगा। फंक्शंस ऑफ एमसीबी। तो एमसीबी के फंक्शंस क्या होते हैं? पहला एक फंक्शन होता है स्विचिंग, मतलब इसको एज अ स्विच भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कभी आपको अपने घर में काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी किसी इक्विपमेंट पे काम करना है जिसमें आपको लगता है कि अगर हम काम करेंगे तो हमको शॉक लग सकता है, तो आप एमसीबी से वो का स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर आप अपना आराम से काम करिए, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एज अ स्विच भी काम करता है। और दूसरा ओवर करंट प्रोटेक्शन, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी को बस यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर कभी फंक्शन ऑफ एमसीबी आ जाता है तो, कि अगर ओवर करंट होती है तो बायोमेटालिक स्ट्रिप हीट हो जाती है, हीट होने के बाद बेंड हो जाती है, बेंड होने की वजह से जो लैच है वो रिलीज कर देता है कॉन्टैक्ट्स को, कॉन्टैक्ट ओपन होते ही हमारा सर्किट ओपन हो जाता है, तो करंट फ्लो होना ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इक्विपमेंट्स डैमेज नहीं होते या फिर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है किसी को भी। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस।
क्या है इसके? यूज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ लाइट्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। मतलब वही प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एयर कंडीशनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। एडवांटेजेस ऑफ एमसीबी ओवर फ्यूजेस, मतलब एमसीबी फ्यूज से ज्यादा एडवांटेजेस क्यों हैं, ये जानेंगे हम लोग। इट इज फास्टर देन फ्यूजेस, मतलब एमसीबी का जो ऑपरेशन है वो फास्ट होता है। फ्यूज में कभी कभी थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तब तक हमारे इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं, मगर एमसीबी जो है वो फास्ट रिएक्ट करता है। ऑफर बेटर प्रोटेक्शन देन फ्यूज, वही अगर फास्ट है तो ऑब्वियसली बेटर प्रोटेक्शन देगा। कैन बी रीसेट आफ्टर क्लियरेंस ऑफ फॉल्ट बट फ्यूज नीड्स टू बी रीवायर्ड और रिप्लेस्ड, मतलब अगर फॉल्ट क्लियर हो गई है, फॉल्ट को हम लोगों ने रिपेयर करा दिया है, तो एमसीबी क्या होगा, वो रीसेट हो जाती है, खुद से रीसेट हो जाएगी। आप उसको फिर से ऑन कर दीजिएगा तो वो रीसेट हो जाएगी। मगर अगर यही जो फ्यूज है, अगर फॉल्ट हो गई है तो जो फ्यूज का जो मेन वायर होता है वही मेल्ट हो जाता है। तो अगर जब फ्यूज का वायर मेल्ट होके टूट गया है तो अब इसको वापस से तो हमको रिवायर करना ही पड़ेगा ना, वापस से जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है फ्यूज का कि उसको वापस से रिवायर करना पड़ता है। फिर उसके बाद इट इज सेफर देन फ्यूज, जो एमसीबी होता है वो सेफ होता है ज्यादा फ्यूज से। इट हैज इजियर ऑपरेशन, एमसीबी को ऑपरेट करना भी इजी होता है। तो अब हम लोग देखेंगे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब जैसे अभी एमसीबी देखा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसी की तरीके से एक होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसको ईएलसीबी भी बोलते हैं। It deflects the earth leakage current and makes the power supply off by opening associated circuit breaker। जैसा नाम से ही लिखा है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब जो अर्थ लीकेज करंट आएगी उसको डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब अगर कभी अर्थ लीकेज करंट आने लगती है हमारे सर्किट में तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। कैसे? सर्किट ब्रेकर को ओपन करके। दो तरीके के अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होते हैं, ईएलसीबी के दो टाइप्स होते हैं। वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब अगर अर्थ लीकेज का वोल्टेज ज्यादा फ्लो हो रहा है रेटेड वोल्टेज से, तब वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज होता है। और यही दूसरा है करंट ईएलसीबी, करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसमें जो है वो करंट को एसेस करता है कि करंट तो ज्यादा नहीं हो रही है। नेक्स्ट है हमारा एमसीसीबी, इसको हम लोग बोलते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। It is an electromechanical device which protects a circuit from overcurrent and short circuit। इसका भी सेम काम होता है जो एमसीबी का काम होता है। ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि सर्किट को ओवर करंट या फिर शॉर्ट सर्किट के केस से प्रोटेक्ट करता है। रेंज क्या होती है एमसीसीबी की? ये 63 एम्पेयर से लेके 3000 एम्पेयर के लिए काम कर सकता है। It is an alternative to a fuse since it does not require replacement once an overload is detected। ये एक तरीके से फ्यूज की ऑल्टरनेटिव, मतलब फ्यूज की जगह पे यूज करने के लिए काम आता है। क्योंकि फ्यूज का वही मैंने जो अभी दिक्कत बताई थी कि उसका जो वायर है अगर एक बार मेल्ट हो गया तो उसको हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर रीवायर करना पड़ेगा, तो उसकी जगह पे एमसीसीबी को यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? It is a protective device used for protecting cables and electrical equipments against overload and short circuit। ये भी एक तरीके का प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो कि इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में। इट ब्रेक्स द सर्किट बाय फ्यूजिंग और मेल्टिंग द फ्यूज एलिमेंट। मतलब क्या होता है, जब भी ओवर करंट, मान लीजिए बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही है तो फ्यूज में एक वायर होता है, एक पतला सा वायर होता है। अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है इस वायर से तो क्या करता है, ये मेल्ट हो जाती है। ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगी तो ये सर्किट ही हमारा ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से करंट यहाँ से यहाँ फ्लो ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से करंट का जो पाथ है वो क्या बोलते हैं, इंटरप्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद सारे इक्विपमेंट्स ओवरलोड या फिर ओवर करंट से बच जाते हैं, तो जिसकी वजह से इक्विपमेंट खराब नहीं होते। तो वही लिखा है वहां यहाँ पे, इट ब्रेक्स द सर्किट बाय फ्यूजिंग और मेल्टिंग द फ्यूज एलिमेंट। ये जो वायर यूज होता है इसको हम लोग फ्यूज वायर या फिर फ्यूज एलिमेंट बोलते हैं। व्हेन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एक्सीड्स अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू, मतलब जो रेटेड वैल्यू होती है, जितनी करंट फ्लो होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है तो ये जो फ्यूज एलिमेंट है या फिर फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाता है, इस जिससे वो सारे इक्विपमेंट्स को ओवरलोड से बचा पाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स क्या होते हैं? इट इज यूज टू कैरी इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम पावर सोर्स टू द एंड यूजर्स डिवाइस।
बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सबको पता है कि वायर क्या होते हैं। ये करंट, इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी करता है जहां पे करंट प्रोड्यूस हो रही है टू द यूजर तक। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वायर्स पढ़ेंगे हम लोग, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कंटेंट इसमें का, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी है। तो टाइप्स ऑफ वायर क्या होता है, सबसे पहला ट्रिप्लेक्स वायर। ट्रिप्लेक्स वायर क्या होता है, इट इज यूज्ड इन सिंगल फेज सर्विस, ड्रॉप कंडक्टर्स बिटवीन पावर पोल एंड वेदर हेड्स। मतलब ये क्या है, ये एक सिंगल, ये यूज होता है सिंगल फेज सर्विसेज में। मतलब सिंगल फेज यूजर जो होते हैं, जैसे हम लोग के में जो घर में जो वोल्टेज आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो सिंगल फेज आती है। तो यानी कि ये उस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, बिटवीन द पावर पोल एंड द वेदर हेड। मतलब जो पावर पोल है, जो मेन पोल होती है पावर की, जहां से पूरे हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां से हमारे वेदर हेड, मतलब घर के पास का जो सबसे पोल होता है, वेदर हेड वो पोल होता है जो घर के पास का, जिसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है अब घर पे ही हमारे आती है जिसके बाद। It is composed of two insulated aluminium wires wrapped with a third bare wire which is used as a common neutral. इसमें क्या होते हैं, दो एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, ये दोनों दो एल्यूमिनियम वायर्स होंगे, इन लोगों को इंसुलेटेड भी किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि दोनों चिपक जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। और इसके साथ एक कॉमन न्यूट्रल वायर होता है, इन दोनों में तो करंट फ्लो हो रही होती है, वोल्टेज फ्लो हो रहा था, और ये जो होती है ये न्यूट्रल वायर होती है, ये एज अ न्यूट्रल काम करती है। नेक्स्ट है मेन फीडर वायर। तो मेन फीडर वायर क्या होती है, वायर दैट कनेक्ट्स द सर्विस वेदर हेड टू द हाउस। मतलब जो घर के पास वाला पोल है वहां से लेके घर तक जो वायर हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी लाती है उसको हम लोग बोलते हैं मेन फीडर वायर। मेड विद स्ट्रैंडेड और सॉलिड THHN। ये जो है सॉलिड THHN से या फिर स्ट्रैंडेड TH, सॉलिड स्ट्रैंडेड का मतलब है ढेर सारी जो स्ट्रैंड्स होंगी वायर की वो उसको एक साथ यूज करते हैं तो उसको स्ट्रैंडेड बोलते हैं। या फिर यही एक बड़ी, एक थोड़ी सी ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया वाली वायर को यूज कर लेते हैं तो उसको सॉलिड बोलते हैं। तो THHN क्या होता है, T स्टैंड करता है थर्मोप्लास्टिक इंसुलेशन, H मीन्स हाई हीट रेजिस्टेंस और N मीन्स नाइलॉन कोटिंग वायर। तो THHN का यही मतलब है। थर्ड टाइप है वायर का पैनल फीड वायर। तो पैनल फीड वायर क्या होता है, ये ब्लैक THHN वायर होता है। इट इज यूज टू पावर द सर्किट ब्रेकर पैनल्स। जो सर्किट ब्रेकर पैनल होते हैं वहां तक पावर पहुंचाने का काम पैनल फीड वायर का होता है। ये ब्लैक THHN वायर से बना होता है। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक शीथ्ड वायर। तो इट इज यूज्ड इन होम्स। ये घर के अंदर जो पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मेनली नॉन मेटालिक शीट वायर से होता है। हैज 2 to 3 कंडक्टर्स, इसमें 2 या फिर 3 कंडक्टर्स होते हैं, ईच विद प्लास्टिक इंसुलेटर्स। और सारे जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का मतलब 2 अगर होंगे तो दोनों के ऊपर, और 3 होंगे तो तीनों के ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन होता है। एंड अ बेयर ग्राउंड वायर, और इस एक ग्राउंड वायर भी होता है इसमें से। द इंडिविजुअल वायर्स आर कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ नॉन मेटेलिक शीथिंग। और फिर जो ये वायर्स है उनके ऊपर इंसुलेशन भी होता है, वही चीज लिखी है इसमें। लास्ट टाइप है वायर का सिंगल स्ट्रैंड वायर। इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है वायर का, ये भी THHN वायर का बना होता है। इसमें भी हर वायर, मतलब एक स्ट्रैंड होता है और जितने भी वायर्स है वो सारे एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, केबल्स। तो हम लोग केबल्स पढ़ेंगे, उनका पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद केबल्स की टाइप पढ़ेंगे। तो केबल क्या है, केबल का कंस्ट्रक्शन क्या है, तो केबल का कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। मतलब सबसे पहले कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन होती है, मतलब इंसुलेशन की गई होती है ताकि करंट बाहर फ्लो ना हो। फिर उसके ऊपर मेटालिक शीट होती है, उसके ऊपर बेडिंग की लेयर होती है, उसके ऊपर आर्मरिंग की लेयर होती है, और एक लास्ट लेयर होती है सर्विंग की। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, सिम्बास। सिम्बास में C का मतलब होता है कंडक्टर, I का मतलब है इंसुलेशन, M का मतलब है मेटालिक शीट, B का मतलब है बेडिंग, A का मतलब है आर्मरिंग, और S का मतलब है सर्विंग। इससे आपको याद करने में आसानी होगी तो इसको याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग एक एक करके एक एक
इसकी लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट लेयर होती है कंडक्टर या फिर कोर की। कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल कंडक्टर और मल्टीपल कंडक्टर, मतलब एक केबल के अंदर ये एक कंडक्टर भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि ज्यादा, एक से ज्यादा कंडक्टर्स हो। मेड ऑफ एल्यूमिनियम और एनिल्ड कॉपर, और ये जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम या फिर एनिल्ड कॉपर का बना हुआ होता है। दूसरा है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? मेड ऑफ वार्निश्ड कैम्ब्रिक। ये जो इंसुलेशन है, कंडक्टर के ऊपर एक लेयर लगाई जाती है इंसुलेशन की, तो वो किस चीज की बनी होती है? वार्निश्ड कैम्ब्रिक की, वल्कनाइज्ड बिटुमिन की और इम्प्रेग्नेटेड पेपर, तीनों को मिलाकर एक मटेरियल बनाया जाता है जिससे हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर की। ये नाम तीनों याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद आता है मेटालिक शीट। मेटालिक शीट क्या करती है? इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर कवर्ड विद लेड शीट और एल्यूमिनियम शीट। मतलब इसको मेटालिक शीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेटल की बनी हुई होती है, या तो लेड यूज होता है या फिर एल्यूमिनियम यूज होता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन बट मेनली रेस्ट्रिक्ट्स मॉइस्चर एंड अदर गैसेस टू रीच इंसुलेशन। मतलब जो मेटालिक शीट का क्या काम है? एक तो काम है इसका, सेकेंडरी काम है मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कि अगर ऊपर से कोई भारी चीज गिर जाती है तो हमारा कंडक्टर खराब ना हो। दूसरा कि जो मॉइस्चर है या फिर अदर गैसेस हैं वो इंसुलेशन तक ना पहुंचे, इंसुलेशन को खराब ना कर दे। नेक्स्ट है हमारी लेयर है बेडिंग। इट इज मेड ऑफ पेपर टेप कंपाउंडेड विथ फाइब्रस मटेरियल। मतलब पेपर टेप को फाइबर्स के साथ कंपाउंड करके, मतलब मिलाकर एक मटेरियल बनाया जाता है जिससे हम लोग बेडिंग की लेयर बनाते हैं। ये क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स मेटालिक शीट फ्रॉम कोरोजन एंड मैकेनिकल इंजरी। ये मेटालिक शीट को, क्योंकि मेटालिक शीट जो है वो मेटल की बनी होती है, तो अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, एयर के कांटेक्ट में आएगी तो उस पर कोरोजन हो सकता है। इसीलिए हम लोग बेडिंग की लेयर करते हैं ताकि जो मेटालिक शीट है वो उस पर कोरोजन ना हो और एक तरीके से मैकेनिकल इंजरी भी ना हो उसको, इसलिए भी यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्मरिंग। इट इज मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील विच प्रोटेक्ट केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मतलब जो आर्मरिंग होती है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है केबल को किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी से। नेक्स्ट है सर्विंग, लास्ट लेयर भी है ये। इट प्रोटेक्ट्स आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये आर्मरिंग को एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए लगाई जाती है। तो यही पूरा कंस्ट्रक्शन है हमारे केबल्स का, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केबल। तो टाइप्स ऑफ केबल यहाँ पे मेनली 3 तरह के केबल्स होते हैं: लो टेंशन केबल, मीडियम एंड हाई टेंशन केबल और लास्ट सुपर टेंशन केबल। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे लो टेंशन केबल। ये 6.6 किलो वोल्ट के लेवल तक यूज होती है। मतलब अगर हमारा वोल्टेज 6.6 किलो वोल्ट तक है या फिर उससे कम है तो हम लोग लो टेंशन केबल्स यूज करेंगे। पेपर इज यूज फॉर इंसुलेशन, समटाइम्स रेजिन। और जो लो टेंशन केबल में क्या होता है? पेपर यूज होता है इंसुलेशन के लिए, कभी कभी रेजिन भी यूज कर लेते हैं हम लोग इंसुलेशन के लिए। नेक्स्ट है मीडियम या फिर हाई टेंशन केबल। ये 66 केवी तक यूज होता है, जैसे पिछले वाला 6.6 केवी के लिए यूज हुआ था, ये जो है 6.6 से लेके 66 किलो वोल्ट के लिए यूज होता है। इस द 3 फेज मीडियम एंड हाई टेंशन केबल्स आर 3 कोर केबल। अगर हम लोग इसको 3 फेज के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें 3 अंदर कंडक्टर्स होते हैं। मेन जो ये मीडियम और हाई टेंशन केबल है ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, बेल्टेड और स्क्रीन्ड टाइप। बेल्टेड जो होते हैं वो 11 किलो वोल्ट तक काम करते हैं और जो स्क्रीन टाइप होते हैं वो 22 से लेके 33 किलो वोल्ट तक भी काम करते हैं। लास्ट है हमारा सुपर टेंशन केबल। ये यूज होता है 132 से लेके 275 किलो वोल्ट लेवल तक की। मतलब ये सारी चीजें याद करने की, आप बस लिख लिख के 1-2 बार याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। और फिर इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, ऑयल फील्ड और गैस प्रेशर केबल्स। ऑयल फील्ड में क्या होता है? मतलब जैसे यहाँ पे हमारा कंडक्टर है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा दिया तो यहाँ पे क्या करते हैं? ऑयल फिल कर देते हैं अगल बगल उसके, ताकि प्रॉपरली इंसुलेटेड रहे वो। और गैस प्रेशर केबल में क्या करते हैं? यहाँ पे गैस रहती है, प्रेशराइज्ड गैस रहती है। बस इतना सा अंतर है दोनों में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बस बार। तो बस बार क्या होता है? इट इज अ मेटालिक बार इन अ स्विच गियर पैनल यूज टू कैरी इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम इनकमिंग फीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू आउटगोइंग फीडर्स। मतलब ये क्या होता है? एक तरीके का मेटालिक बार होता है जिसमें क्या होता है कि जितने भी इनकमिंग फीडर्स हैं, मतलब फीडर्स का मतलब मेनली होता है जनरेटर्स, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर
आ रही है उसको फीडर बोलते हैं। तो जो इनकमिंग फीडर्स है वह उससे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर लेता है, और आउटगोइंग फीडर मतलब जो आगे को ट्रांसफर करने वाले जो फीडर्स है, जो आगे ट्रांसफर करेंगे वोल्ट हमारे इलेक्ट्रिसिटी को, उनको प्रोवाइड करता है। मतलब इनकमिंग से लेता है और आउटगोइंग को देने का काम करता है। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल जंक्शन वेयर इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट एक्सचेंज। इसको सिंपल वर्ड्स में हम लोग वो ऐसा जंक्शन कह सकते हैं जहां पे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ये मेनली 3 टाइप का होता है। सिंगल बस बार सिस्टम, मतलब इसमें एक बस बार होगी। डबल बस बार सिस्टम, मतलब 2 बस बार हो सकती है। रिंग बस बार, मतलब बस बार कुछ इस तरीके से अरेंज होगी कि रिंग फॉर्म कर रही होंगी, तो उसको रिंग बस बार सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली टू द अर्थ प्लेट। इस ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें अगर कोई डिस्चार्ज हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब मान लीजिए हमारा ये इक्विपमेंट है, ये उसकी पूरी आउटर कवरिंग है, कोई वायर जो है वो कट गया कहीं से, उसकी इंसुलेशन हट गई, तो वायर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी, मान लीजिए ये हमारा पूरा इक्विपमेंट है, उसमें कोई वायर है, उसका जो वायर है वो कट गया, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो इक्विपमेंट की, अगर मान लीजिए मेटल का ये केस है पूरा, तो मेटल पे पहुंच जाएगी, मेटल पे पहुंचेगी तो ये पूरा यहाँ पे शॉक, किसी जो भी अगर उस इक्विपमेंट को यूज करने आएगा उसको शॉक लग सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक अर्थिंग यूज करते हैं, मतलब एक ऐसा प्रोसेस यूज करते हैं जिससे जितना भी ये हमारे ऊपर यहाँ पे करंट आएगा उसको हम लोग अर्थ में ले जाके डिस्पोज कर देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे इक्विपमेंट के अंदर कोई वायर कट भी गया है, इस पे एक्स्ट्रा करंट आ भी गया है, तो ये जितना भी एक्स्ट्रा करंट है वो तुरंत वो ले जाकर अर्थ में डिस्चार्ज कर देगा। और अर्थ तो सिंक होता ही है एक तरीके से, कि मतलब जितना भी चार्ज उसमें डाल दीजिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसी तरीके से काम करता है। तो इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली टू द अर्थ प्लेट। मतलब ये जो भी इमीडिएट डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है अर्थ प्लेट पे। इट इज डन बाय कनेक्टिंग द न्यूट्रल ऑफ द सप्लाई सिस्टम टू द ग्राउंड। ये कैसे किया जाता है? हमको पता है कि अभी तक हम लोग पीछे पढ़ते आते हैं ना कि वायर्स में एक न्यूट्रल वायर भी होता है। तो ये कुछ इस तरीके से किया जाता है कि न्यूट्रल वायर को ये लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। जो भी मतलब मान लीजिए 2 वायर है, एक लाइव वायर है और एक दूसरा जो है वो न्यूट्रल वायर है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि ये लाइव वायर कट गया और वो पूरे हमारे इक्विपमेंट में करंट आ रही है, तो ये न्यूट्रल वायर क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा करंट को लेके ले जाके अर्थ में डिस्पोज कर देगा। यही काम होता है। इट इज डन बाय कनेक्टिंग द न्यूट्रल ऑफ सप्लाई सिस्टम टू द ग्राउंड। इसीलिए हम लोग जो न्यूट्रल होता है सप्लाई सिस्टम का उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी अगर ऐसा केस आए तो न्यूट्रल वायर से होते हुए वो एक्स्ट्रा जो डिस्चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का वो ग्राउंड में चला जाए। नेसेसिटी मतलब इंपॉर्टेंस क्या है अर्थिंग की? इट कीप्स पीपल सेफ बाय प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल शॉक्स। ये लोगों को सेफ रखता है, उन लोगों को बचाता है इलेक्ट्रिकल शॉक्स से। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर वायर कट गया है तो उसके इक्विपमेंट की अगर मेटालिक केसिंग है, मेटल का बना हुआ है, तो उसको जैसे ही हम लोग छुएंगे तुरंत हम लोगों को करंट लग सकता है। तो वही इसको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए लोगों को अर्थिंग यूज करते हैं हम लोग। इट प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड डिवाइसेस बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव करंट। ये एक तरीके से हमारे अप्लायंसेस को भी खराब होने से बचाता है। प्रिवेंट द रिस्क ऑफ फायर। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत देर तक करंट जो है वो फ्लो हो रही है, ओवर करंट फ्लो हो रही है, हीट बहुत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से फायर हो गई। ऐसा ही तो होता है, शॉर्ट सर्किट के केस में यही तो होता है। तो वही रिस्क ऑफ फायर को भी ये प्रिवेंट करता है। प्रोवाइड द इजिएस्ट पाथ टू फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इवन आफ्टर द फेलियर ऑफ इंसुलेशन। मतलब अगर कभी हमारे वायर का इंसुलेशन खराब हो गया, फेल हो गया, तो उस केस में वायर करंट को इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करता है अर्थिंग। वही जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। कुछ टाइप भी होते हैं अर्थिंग के, तो एक एक करके हम लोग टाइप्स ऑफ अर्थिंग देख लेते हैं। सबसे पहला है प्लेट अर्थिंग। तो प्लेट अर्थिंग क्या होती है? A plate either of copper or galvanized iron is buried into the ground at a depth of not less than 3 मीटर from the ground level। इसमें क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं जो कि कॉपर की हो सकती है या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन की हो सकती है। इसको हम लोग मान लीजिए हमारा ग्राउंड का सरफेस है, तो उससे कम 3 मीटर नीचे
हम लोग उसको ब्यूरी करते हैं, मतलब उसमें हम लोग उसको ब्यूरी करते हैं 3 मीटर नीचे ग्राउंड लेवल की। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो उसके 3 मीटर नीचे ले जाकर हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। The earth plate is embedded in an alternative layer of coke and salts for a minimum thickness of about 15 सेंटीमीटर। तो जो ये अर्थ प्लेट होती है, इस पे हम लोग चारकोल और सॉल्ट की ऑल्टरनेट लेयर्स, मतलब एक लेयर चारकोल की तो एक लेयर सॉल्ट की लगाते हैं। और हर लेयर जो है वो 15-15 सेंटीमीटर की होती है, मतलब ऑल्टरनेटिव लेयर्स लगाई जाती हैं चारकोल और सॉल्ट की, ताकि जो एक्स्ट्रा का डिस्चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का वो प्रॉपरली डिस्पोज हो पाए। ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग क्या होती है? इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग एंड इट इज ऑल्सो चीप। ये जो है बेस्ट फॉर्म होती है अर्थिंग की, और ये सबसे इनएक्सपेंसिव भी है, मतलब सबसे सस्ती पड़ती है। इसमें क्या होता है? अ गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप ऑफ 38 mm डायमीटर एंड 2 मीटर लेंथ इज एम्बेडेड वर्टिकली इन ग्राउंड टू वर्क एज अर्थ इलेक्ट्रोड। इसमें क्या करते हैं? एक हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप लेते हैं जिसका डायमीटर जो है वो 38 mm का होता है, और जो लेंथ होती है वो 2 मीटर की होती है। इसको हम लोग वर्टिकली ही ब्यूरी कर देते हैं ग्राउंड के अंदर, जो कि एक अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। बट द डेप्थ डिपेंड अपॉन द सॉइल कंडीशन, मतलब और मगर हम लोग इस पाइप को कितना अंदर ब्यूरी करेंगे, कितनी डेप्थ में ब्यूरी करेंगे, ये डिपेंड करता है सॉइल की कंडीशन पे। मतलब सॉइल कैसी है इस पे डिपेंड करेगा कि कितना अंदर तक उसको ब्यूरी किया जाएगा। वायर इज एम्बेडेड अप टू द वेट सॉइल, मतलब जो ये पाइप है उसको उतनी अंदर ब्यूरी किया जाता है जब तक वेट सॉइल, मतलब कुछ मॉइस्चर वाली सॉइल, गीली मिट्टी अगर नीचे मिलने ना लगे, तब तक हम लोग उसको खुदाई करते हैं और फिर उसके बाद उसको वहां पे फिक्स करते हैं। तो ये हो गई हमारी पाइप अर्थिंग। नेक्स्ट होती है रॉड अर्थिंग। इसमें क्या करते हैं? इन दिस सिस्टम ऑफ अर्थिंग 12.5 mm डायमीटर सॉलिड रॉड, पिछली वाली जो थी वो पाइप थी, मतलब उसमें जो था हॉलो था, ऐसे हॉलो था, और ये वाली क्या होती है? सॉलिड रॉड होती है, मतलब पूरी मेटल की बनी हुई होती है, अंदर एयर गैप नहीं होता है। इन दिस सिस्टम ऑफ अर्थिंग 12.5 mm डायमीटर सॉलिड रॉड ऑफ कॉपर, पिछले वाले में गैल्वेनाइज आयरन की रॉड होती है, इसमें जो है हम लोग लेते हैं कॉपर की 12.5 mm डायमीटर की, ऑफ लेंथ नॉट लेस देन 3 मीटर, और इसमें भी जो लेंथ है रॉड की वो 3 मीटर की होती है। आर ड्रिवन वर्टिकली इन ग्राउंड, इसको भी हम लोग वर्टिकली ग्राउंड के अंदर एम्बेडेड कर देते हैं, ब्यूरी कर देते हैं। दिस इज वेरी चीप, ये भी एक तरीके से बहुत एक्सपेंसिव होता है। लास्ट टाइप ऑफ अर्थिंग है स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग? अर्थिंग स्ट्रिप इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील आर ब्यूरीड इन हॉरिजॉन्टल ट्रेंचेस। इसमें क्या करते हैं हम लोग? कुछ अर्थिंग स्ट्रिप्स आती हैं जो कि गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर स्टील की बनी होती है, इसको हम लोग अंदर जो ग्राउंड के अंदर हॉरिजॉन्टली हम लोग ब्यूरी कर देते हैं। बस इतना ही अर्थिंग के बारे में आपके सिलेबस में, आप इतना याद कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी क्या होती है? A battery is a source of electrical energy which is provided by one or more electrochemical cells of battery after conversion of stored chemical energy। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये बैटरी एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बैटरी हमको हमेशा से पता था, जब से हम लोग बैटरी सेल्स पढ़ रहे हैं तो ढेर सारी सेल्स मिलाकर बैटरी बनती है। तो वही यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स को मिलाकर बैटरी बनाते हैं हम लोग, और इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर हम लोग उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ बैटरी, मेनली जो है ब्रॉडली जो बैटरीज हैं वो दो तरीके की होती है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी होती है वो एक तरीके से यूज एंड थ्रो टाइप होती है, मतलब डिस्पोजेबल काइंड ऑफ बैटरी होती है। इट इज अ डिस्पोजेबल काइंड ऑफ बैटरी, वंस यूज कांट बी रिचार्ज। एक बार अगर इसको यूज कर लिया तो हम लोग उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे रिमोट कंट्रोल्स वगैरह में जैसे हम लोग बैटरी यूज करते हैं, उसको वो एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको कहाँ रिचार्ज करते हैं? उसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। तो वही प्राइमरी बैटरीज हो गई। और यही जो सेकेंडरी बैटरीज होती है उनको हम लोग, अगर वो डिस्चार्ज हो गई हैं तो उनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो अभी पहले प्राइमरी के बैटरीज के कुछ टाइप्स हैं उनको पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग सेकेंडरी बैटरीज देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी बैटरी, सबसे पहला एल्कलाइन बैटरी।
एल्कलाइन जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो एल्कलाइन होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो एल्कलाइन होगा। इसमें क्या होता है, जो एनोड होती है वो जिंक की बनी होती है, जो कैथोड होती है वह मैंगनीज डाइऑक्साइड की बनी होती है। ये सब कुछ आपको याद करना है, तो आप लोग अच्छे से बस याद कर लीजिएगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एल्कलाइन का होता है। एल्कलाइन बैटरीज कहाँ यूज होती है? रिमोट कंट्रोल्स में, क्लॉक्स में, जो हमारे घर में क्लॉक्स होती है, वॉल क्लॉक्स, रेडियोज में, इन सब में एल्कलाइन बैटरीज यूज होती है। नेक्स्ट है जिंक कार्बन बैटरीज। तो जिंक कार्बन बैटरीज में क्या होता है, जिंक जैसे बोल रहा है इसमें, तो इसमें एनोड जो है वो जिंक कंटेनर होता है, एक जिंक का कंटेनर होता है, वो एज एन एनोड काम करता है। कैथोड क्या है, कार्बन रॉड, क्योंकि जिंक कार्बन बैटरी है तो इसीलिए कैथोड जो है वो कार्बन रॉड होती है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो मेनली अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड का बना है होता है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है। इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से मीडियम होता है जो कि आयंस को एक्सचेंज करने, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रोड है, मतलब एक एनोड है एक कैथोड है, तो उसमें आयंस कहाँ किस मीडियम में फ्लो होंगे वो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये एनोड हो गया, और ये दूसरा कैथोड हो गया। ठीक है, और ये किस जिंक कार्बन बैटरीज कहाँ कहाँ यूज होती है? फ्लैश लाइट्स में, टॉयज में, जो बच्चों के खिलौने होते हैं उसमें, टेबल क्लॉक्स जो नॉर्मल हम लोग अलार्म क्लॉक्स या फिर टेबल क्लॉक्स यूज करते हैं उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है मरकरी बैटरीज। मरकरी बैटरी में क्या होता है, कंटेन्स मरकरी ऑक्साइड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसमें मरकरी ऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज होता है। जिंक क्लोराइड बैटरीज है नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैवी ड्यूटी टाइप बैटरीज, मतलब ये जो है ज्यादा टाइम तक लास्ट करती है, मतलब अगर एक बार हम लोगों ने इसको ले लिया तो ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी। इट इज मॉडिफाइड टाइप ऑफ जिंक कार्बन बैटरीज। जो जिंक क्लोराइड बैटरीज हैं वो जिंक कार्बन बैटरीज का मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब जिंक कार्बन बैटरीज जो है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, वहीं अगर जिंक क्लोराइड बैटरीज को देखें तो ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है। तो यानी इसमें भी वही होगा, एनोड जो है वो जिंक का होगा, कैथोड जो है इसमें क्लोराइड का होगा, बस। लास्ट टाइप ऑफ प्राइमरी बैटरी देख लेते हैं हम लोग, वो है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। तो इसमें जो एनोड होता है वो जिंक का बना होता है, कैथोड जो है सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट जिस मीडियम में वो एनोड कैथोड रखे हुए हैं वो पोटेशियम या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये एक तरीके से ये जो है मिनिएचर बटन फॉर्म में होता है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे छोटा सा होता है गोल सा बटन फॉर्म में, बहुत हम लोग की रिस्ट वॉचेस में यूज होता है। तो वो जो बैटरी होती है वो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी ही होती है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज इन हियरिंग एड्स, मतलब जो कान की सुनने वाली मशीन होती है जो सीनियर सिटीजन यूज करते हैं उसमें यूज होती है, कैमराज में यूज होती है, रिस्ट वॉचेस में यूज होती है, जैसे अभी बताया मैंने आप लोगों को। तो यही टाइप्स खत्म होते हैं हमारे प्राइमरी बैटरीज के। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरी। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया, दीज आर रिचार्जेबल काइंड ऑफ बैटरीज, दीज आर लार्ज हैवी वेट बैटरीज, क्योंकि रिचार्जेबल है तो इसकी वजह से इनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है और हैवी वेट होता है। तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी बैटरीज देखें तो ये मेनली जो है दो तरीके की होती है, लेड एसिड और लिथियम बैटरीज। तो पहले लेड एसिड देख लेते हैं। इसमें जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लेड का बना होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पीबी ऑक्साइड होता है, मतलब लेड ऑक्साइड होता है, PbO2 का बना होता है। यानी जो इलेक्ट्रोड्स है, जो एनोड कैथोड है वो लेड और लेड ऑक्साइड के बने होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है। ये किस लिए काम आता है, इट इज यूज इन इग्निशन सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मतलब जो व्हीकल्स होते हैं उसमें इग्निशन के लिए काम आता है। पर्सनल कंप्यूटर्स में भी यही यूज होता है, पीसीज में भी लेड एसिड बैटरी यूज होती है, इन्वर्टर्स में भी, हमारे जो घरों में इन्वर्टर्स होते हैं उसमें भी लेड एसिड बैटरीज ही यूज होती है। नेक्स्ट है लिथियम बैटरीज। तो लिथियम बैटरीज इज यूज्ड, इसमें क्या होता है, लिथियम इज यूज्ड इन इट्स प्योर आयन कंपाउंड फॉर्म। इसमें जो लिथियम है वो प्योर आयन कंपाउंड फॉर्म में यूज होता है। कैन प्रोड्यूस वोल्टेज फ्रॉम 1.5 टू 3.7 वोल्ट, ये आपको याद हो तो याद कर लीजिएगा। एनोड जो है इसमें मेटालिक लिथियम होता है, और जो कैथोड है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड का होता है। लिथियम बैटरीज किसमें यूज होती है, ये छोटी छोटी चीजों में यूज होती है, जैसे लेड एसिड जो था वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों में यूज हो रहा था, वैसे ही लिथियम बैटरीज छोटी छोटी, जैसे कैलकुलेटर में, रिस्ट वॉचेस में, स्टॉप वॉचेस में, टॉयज में, तो इन सब में लिथियम बैटरीज यूज होती है।
ये जो जितना भी बैटरीज का एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट था, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। आप लोग 2-3 बार लिख लीजिएगा, 2-3 बार मेरी वीडियो को प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, तो शायद आपको याद हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस करके ही क्योंकि याद हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बैटरीज, मतलब बैटरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, वो देखेंगे। ये कई बार पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुका है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहला है एम्प्स, जिसको एम्पेयर्स भी बोलते हैं, या फिर एम्पेयर आर। तो ये क्या होता है? इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन अ वायर, मतलब ये एक तरीके से रेट है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वायर में फ्लो हो रहा है, वो ये डिफाइन करता है। इसकी यूनिट क्या होती है? कोलाम्स पर सेकेंड। ठीक है, इट इज, तो कोलाम्स पर सेकेंड अगर देखे तो वही तो एम्पेयर होता है, क्योंकि करंट क्या होता है? क्यू बाय टी, जो आई होता है वो क्यू बाय टी ही तो होता है, तो वही कोलाम पर सेकेंड, तो आई ये एम्पेयर ही हो गया एक तरीके से, इसीलिए इसका नाम एम्पेयर्स है। इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टोरेज बैटरी बिफोर इट रिक्वायर्स रिचार्जिंग। मतलब ये बताता है, मतलब अगर लिखा हुआ है किसी बैटरी के ऊपर कि ये इतना एम्पेयर आर है, इसका इतना ए एच है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कितना हम लोग उससे इलेक्ट्रिकल चार्ज ले सकते हैं, उस बैटरी से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं हम लोग, इससे पहले कि उसको दोबारा से रिचार्ज करना पड़े, मतलब उसके डिस्चार्ज होने से पहले कितनी इलेक्ट्रिकल चार्ज हमको मिल सकती है। नेक्स्ट, कैपेसिटी, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो कैपेसिटी एक हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करने में, मतलब उसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो बैटरीज के अंदर होता है, हर बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसको करने में कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की लगी है, वो हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, पावर। पावर तो हम लोग को पता है, P इज इक्वल टू वी आई, इसको W से भी यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो W इज इक्वल टू वी आई, तो वही पावर हो गई। इट इज जनरेटेड बाय अ बैटरी, मतलब कितनी पावर जनरेट हुई है बैटरी से, वही बताता है पावर। नेक्स्ट, पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू इट्स वेट, मतलब पावर का मास के साथ, उस बैटरी के जो भी वेट होगा उसके साथ का जो रेशियो होता है, उसी को पावर डेंसिटी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, मतलब कितना चार्ज और कितना वोल्टेज है उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हम लोग को एनर्जी मिल जाती है। इट इज डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज ऑफ बैटरी एंड अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड, मतलब कितना वोल्टेज है बैटरी का और कितना चार्ज उस बैटरी में स्टोर्ड है, इससे पता चल जाता है। साइकिल लाइफ क्या होती है? द ड्यूरेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस measured in years or in the number of charge or discharge cycles, मतलब कि कितना टाइम तक वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब एक बैटरी जो है वो अच्छी कंडीशन में कितनी टाइम तक चल रहा है, उसको साइकिल लाइफ बोलते हैं। इसको हम लोग ईयर्स में भी काउंट कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स, मतलब कितनी बार डिस्चार्ज हुआ है या फिर कितनी बार उसको हम लोग को चार्ज करना पड़ा है, ये इसमें भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि साइकिल लाइफ कैसी है उसकी। लास्ट होता है, मगर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन देखे मैंने, न्यूमेरिकल थे इस पे। तो बैटरी बैकअप, बैटरी बैकअप क्या है? इसको हम लोग टाइम बैकअप भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बैटरी वोल्टेज इंटू AH रेटिंग अपॉन में लोड, मतलब जो ऊपर एम्पेयर आर था उसको अगर वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके लोड से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को बैटरी बैकअप मिल जाता है। यही कैरेक्टरिस्टिक थी बैटरीज की। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पर किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट आवर में कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ है वो कैलकुलेट करना। तो किलोवाट आवर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किलो में होगा, वॉट होगा और आर होगा, तो वॉट इंटू टाइम आर्स में, वॉट इंटू टाइम आवर्स में, और किलो में करना है तो हमको पता है अगर किसी भी क्वांटिटी को किलो में करना रहता है तो हम लोग 1000 से डिवाइड करते तो वही फॉर्मूला है, वॉट्स इंटू टाइम इन आवर्स अपॉन 1000। तो किलो वॉट आर एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फिक्स्ड पीरियड, मतलब किलो वॉट आर उतना वो पावर का अमाउंट बताता है जितना एक फिक्स्ड पीरियड में हम लोग कंज्यूम करते हैं, कितना पावर हम लोग एक फिक्स्ड पीरियड में कंज्यूम कर रहे हैं, किलो वॉट आर ये बताता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी एक
प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इसको देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर अ लीप ईयर इफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड एज स्पेसिफाइड। मतलब एक तरीके से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट निकालना है एक लीप ईयर के लिए। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज। तो ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो कौन कौन से डिवाइसेस है इनके पास है 3 बल्ब्स जो कि 40 वॉट की रेटिंग के और 6 घंटे पर डे ये लोग चलाते हैं। 4 ट्यूबलाइट्स हैं, 50 वॉट की रेटिंग है और 8 आवर्स पर डे ये लोग चलाते हैं। और इनकी पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, 7.5। तो अगर हम लोग देखें तो 3 बल्ब्स पर डे कितना चलते हैं, 40 वॉट का है वो, उसको पर डे वो 40 वॉट तीन बल्ब्स यूज हो रहे हैं, तो 40 इंटू 3 तो 120 वॉट यूज हो रहा है एक दिन में यानी। मगर अगर इसी को हम लोग यूनिट में चेंज करें तो हमेशा याद रखिएगा किलो वॉट आवर को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। हमेशा याद, अगर दिया हो कि यूनिट मतलब इतनी यूनिट्स यूज हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, तो याद रखिएगा कि किलो वॉट आवर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को किलो वॉट आवर या फिर यूनिट्स में निकालना है, मतलब आर से मल्टीप्लाई, टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का 0.12 किलोवाट तो आ गया था, और आर कितने घंटे काम हुआ है, तो 6 घंटे तक वो चला है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको 6 किलोवाट आर या फिर मतलब 0.72 किलोवाट आर या फिर 0.72 यूनिट्स मिल गई। और क्योंकि हमारे ये 366 डेज चला है तो इसको हम लोगों ने 366, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक लीप ईयर में कितनी यूनिट उन 3 बल्ब्स ने यूज की है वो आ गया। उसी तरीके से अब हम लोग ये 4 ट्यूबलाइट्स का भी निकाल देंगे। तो हर एक ट्यूबलाइट का क्या पावर रेटिंग है, 50 वॉट। 4 टोटल ट्यूबलाइट्स हैं, 8 घंटे चलती हैं, प्लस एक साल में 366 डेज चली हैं, अपॉन में 1000, क्योंकि हमको यहाँ पे किलोवाट आवर में यानी यूनिट में निकालना है। तो यहाँ पे टोटल हमारा आ गया 585.5 यूनिट्स। तो अगर हम लोग देखें तो दोनों मिलाकर एक लीप ईयर में टोटल ऐड कर दिया हम लोगों ने अगर, तो 263.52 प्लस 585.5 यानी 847.12 यूनिट्स हमारी टोटल यूज हुई हैं 366 डेज में। तो टोटल बिल कितना आया, जितना भी हमारा एक यूनिट का कॉस्ट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 63, मतलब 6353.4 रुपीज। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया उस लीप ईयर में 3 बल्ब्स का और 4 ट्यूबलाइट्स का। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे इजी यूनिट थी, मगर इसमें फिर भी बहुत सारी चीजें याद करने वाली है। तो 1-2 बार आप मेरा वीडियो 2x पे करके सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। I hope you have liked the video. So if you liked the video, please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.